सॉल्व द मंथ मे एंड राइट प्रोडक्ट ऑफ द डे। इस क्वेश्चन में हमने लिया हुआ है ऑर्थोजाइलिन। कुछ क्वेश्चन आईआईटी या कंपटीशन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं होता है, उसके कुछ कॉमन नेम होते हैं, उस पर्टिकुलर को पकड़ना होता है। तो जाइलिन उस कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें बेंजीन में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो। तो साथ में बोल रहा है ऑर्थोजाइलिन, तो इसका मतलब अगर आप ऑर्थोजाइलिन का स्ट्रक्चर बनाने के बारे में सोचो तो स्ट्रक्चर होगा ये बेंजीन, एक मिथाइल अगर आपने यहाँ लगा लिया तो दूसरा कह रहा है ऑर्थो पे, तो इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो पे दूसरा मिथाइल ग्रुप है। मतलब जब भी कभी क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बना हुआ ना हो, नाम लिखा हो और केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछ रहा हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए और स्ट्रक्चर के बाद धीरे धीरे आपको क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्थोजाइलिन के ऊपर क्लोरीन और लाइट के ट्रीटमेंट्स आपको बनाना है फर्स्ट, इसके ऊपर क्लोरीन AlCl3 के रिएक्शन से बनाना है सेकंड, इसके ऊपर KMnO4 के रिएक्शन से बनाना है थर्ड, फिर वाटर निकाल कर आपको बनाना है फोर्थ जो बन जाए इसके ऊपर फिनॉल एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर बनाना है फिफ्थ, और इसके ऊपर बेंजीन AlCl3 के रिएक्शन से बनाना है सिक्स्थ, फिर जिंक मरकरी HCl के रिएक्शन से बनाना है सेवन्थ, फिर SOCl2 के रिएक्शन से बनाना है एट्थ, फिर AlCl3 के रिएक्शन से बनाना है नाइन्थ, और जब नाइन्थ बन जाए उसके ऊपर CH3Cl बेसिक मीडियम में आपको बनाना है टेंथ, फिर टेंथ बनने के बाद CH3Cl AlCl3 के रिएक्शन से आपको बनाना है 11th। जब 11th बन जाए तो फिर जो आपका थर्ड बना होगा उस थर्ड के ऊपर अमोनिया हीट से बनाना है 12 से फिर अमोनिया निकाल कर बनाना है 13 के ऊपर KOH के रिएक्शन से बनाना है 14 और 14 के ऊपर CH3Cl के रिएक्शन से बनाना है 15 के ऊपर वाटर और H+ के रिएक्शन से बनाना है 16 और 17, 14 के ऊपर Cl CH2 COOH के रिएक्शन से बनाना है 18, फिर वाटर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करके बनाना है 19 और 20, फिर जो 12th बना होगा उसी के ऊपर ब्रोमीन बेसिक मीडियम में रिएक्शन करके बनाना है 21, फिर NaNO2 HCl के रिएक्शन से बनाना है 22। जब एक बार आपका 22 बन जाए तो फिर ऑर्थोजाइलिन को पकड़ना है और इसके ऊपर ओजोन जिंक डाइमिथाइल सल्फाइड के रिएक्शन से आपको बनाना है 23, 24 और 25। केयरफुल रहना है, 23 में नंबर ऑफ कार्बन होनी चाहिए 2, 24 में नंबर ऑफ कार्बन होनी चाहिए 3 और 25 में नंबर ऑफ कार्बन होनी चाहिए 4। फिर एक बार जब 23 बन जाए तो 23 के ऊपर बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव के रिएक्शन से बनाना है 26, फिर 24 के ऊपर बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव के रिएक्शन से बनाना है 27, हीटिंग के बाद बनाना है 28। इस पर्टिकुलर में एनालाइज करें तो 25 के ऊपर भी फिर से बेसिक मीडियम में रिएक्शन से बनाना है 29, फिर हाइड्रोजन निकल हाई टेम्परेचर पे बनाना है आपको 30, और जो 30 बन जाए उसके ऊपर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट से बनाना है 31। तो इस मई में मैंने कोशिश किया हुआ है कि एरोमेटिक के कुछ एडिशनल रिएक्शन जो पहले आपने जनवरी में नहीं पढ़े थे, सॉल्व द मंथ जनवरी में छोड़ दिया था, उसको हम यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्कस कर दें। अगर एक एक रिएक्शन को लेके चलें तो कह रहा है कि ऑर्थोजाइलिन के ऊपर क्लोरीन और लाइट के रिएक्शन से बनाना है फर्स्ट। तो क्लोरीन और लाइट और रिएक्शन कर रहा है बेंजीन जिसके ऊपर CH3 या ये CH3। तो जब भी आपका अल्काइल पार्ट हो और साथ में कह रहा है क्लोरीन और लाइट, तो कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा होगा कि क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा और फिर अल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा और उस अल्काइल फ्री रेडिकल का क्लोरीन फ्री रेडिकल के ऊपर अटैक हो जाएगा। तो दोनों अल्काइल ग्रुप सिमेट्रिकल हैं, तो किसी भी पोजीशन के एक हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ पे आप Cl का रिप्लेसमेंट कर दो और इसके थ्रू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा CH3, फिर बेंजीन, फिर CH2Cl। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोलोगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो पर्टिकुलर आपने क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन किया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब सिस्टम में आपके पास क्लोरीन और AlCl3 हो तो क्लोरीन और AlCl3, जैसे मैंने सॉल्व द मंथ जनवरी में बोला था कि क्लोरीन AlCl3 का रिएक्शन होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की जगह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब क्लोरीन लाइट हो तो रिएक्शन होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, लेकिन जब क्लोरीन AlCl3 हो तो रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस मिथाइल के कॉरस्पॉन्डिंग इसका ये ऑर्थो ये पैरा है, फिर ये आपका ऑर्थो है, और इस मिथाइल के कॉरस्पॉन्डिंग ये इसका ऑर्थो और ये इसका पैरा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पोजीशन और ओवरऑल इस पर्टिकुलर का ये पैरा, इस पर्टिकुलर का ये पैरा, इस पर्टिकुलर
आपका ये ऑर्थो और इस पर्टिकुलर का ये ऑर्थो, तो कायदे से ये और ये पोजीशन एक्जैक्टली एक जैसी है और ये पोजीशन एक्जैक्टली एक जैसी है। तो स्टेरिक हिंडरेंस अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग सोचूं तो स्टेरिक हिंडरेंस कम होगा। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे Cl का अटैचमेंट करके CH3 के ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर के बेसिस पे यहाँ पे एक CH3 यहाँ आएगा, दूसरा CH3 यहाँ आएगा जो पहले से है, और कोई भी मिथाइल ग्रुप अपने पैरा पोजीशन पे इस Cl को लेकर आ जाए। और यहाँ जो रिएक्शन आपने किया वो रिएक्शन किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे आपने किया हुआ है ऑर्थोजाइलिन के ऊपर KMnO4 एसिडिक मीडियम में। तो बेंजीन के ऊपर अगर कार्बन है और इस कार्बन के पास अगर एक भी हाइड्रोजन है और उसका रिएक्शन अगर हमें KMnO4 एसिडिक मीडियम में कराया तो ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो कॉरस्पॉन्डिंग इस कार्बन को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है और इस कार्बन को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं थर्ड स्ट्रक्चर को बनाऊँ तो थर्ड स्ट्रक्चर होगा बेंजीन। इस बेंजीन में यहाँ पे COOH और इस पर्टिकुलर कार्बन पे भी COOH, मतलब आपने जो थर्ड कंपाउंड बनाया वो थर्ड कंपाउंड है थैलिक एसिड। फिर कह रहा है कि जो थैलिक एसिड बन गया इस पर्टिकुलर से वाटर को निकालिए, तो दोनों एसिड पास पास हैं, इंट्रामोलिकुलर ये रिएक्शन करके इस वाटर को सिस्टम से ये निकाल लेगा और सिस्टम को निकालने के बाद ये बना लेगा थैलिक एनहाइड्राइड। तो अगर हम थैलिक एनहाइड्राइड के स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपके पास बेंजीन और इस बेंजीन से ये आपका बन गया थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन फिनॉल के साथ कराना है, थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन फिनॉल के साथ कराना है इन एसिडिक मीडियम। तो कहीं ना कहीं ये फिनोफ्थलीन के प्रिपरेशन की बात कर रहा है कि फिनोफ्थलीन के प्रिपरेशन के लिए दो फिनॉल का पैरा पोजीशन का अटैक इस कार्बन के ऊपर कराना होता है और ओवरऑल एक फिनॉल का ये हाइड्रोजन, दूसरे फिनॉल का भी यही हाइड्रोजन और इस पर्टिकुलर का ऑक्सीजन वाटर के रूप में निकाल देना है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगेन यहाँ भी कराते हुए ओवरऑल जो कंपाउंड बन जाएगा, ओवरऑल यहाँ पे जो कंपाउंड बन जाएगा उस पर्टिकुलर में आप यहाँ पे थैलिक एनहाइड्राइड को ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो और इसी कार्बन का अटैचमेंट इस कार्बन से कर दो और इस कार्बन का अटैचमेंट इस कार्बन से कर दो। कहीं ना कहीं इस OH के प्लस M के कारण जो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये पैरा इसके ऊपर अटैक करके पहले अल्कोहल बनाएगा, फिर ये पैरा इसके ऊपर अटैक करके फिर वाटर के रूप में सिस्टम से निकाल लेगा और फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो हो जाएगा फिनोफ्थलीन। तो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी जो रिएक्शन है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू आपने बना लिया है फिनोफ्थलीन। यहाँ पे उसने बात किया हुआ है थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का। तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करेगा और कार्बोनिल के ऊपर अटैक करके ओवरऑल एक बेंजीन ऐसे ही बना लीजिए, फिर दूसरे का अटैक इसके ऊपर कराकर आप कीटोन वाले पार्ट को सिस्टम में जोड़ते हुए ओवरऑल आप इसे ऐसे बना लो। फिर एक बार जब कह रहा है कि कीटोन और एसिड बन गया, उसके बाद कह रहा है जिंक मरकरी HCl। तो जिंक मरकरी HCl मतलब कहीं ना कहीं आपसे बात कर रहा है क्लेमेंसन रिडक्शन। इस कीटोन का रिडक्शन कराकर इस पर्टिकुलर को कन्वर्ट कर देना है अल्केन में और अल्केन के कन्वर्जन के थ्रू अब जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड इस फिनाइल को ऐसे ही बना दो, इस पर्टिकुलर CO को कन्वर्ट कर दो CH2 में, फिर इस फिनाइल को ऐसे ही बना दो, फिर यहाँ पे COOH। मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं कीटोन का कन्वर्जन आपने कर दिया अल्केन्स के ऊपर और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आपने बोल दिया क्लेमेंसन रिडक्शन कि क्लेमेंसन रिडक्शन के थ्रू कीटोन को आपने कन्वर्ट कर दिया अल्केन में। फिर बात कर रहा है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के ऊपर SOCl2, तो एसिड के ऊपर अगर हम SOCl2 का रिएक्शन करा दें तो ये बन जाता है एसिड हैलाइड। अगर अल्कोहल के ऊपर SOCl2 का रिएक्शन करा दें तो बन जाता है अल्काइल हैलाइड। तो इस पर्टिकुलर OH का कन्वर्जन कहीं ना कहीं कह रहा है आपसे Cl में कराना है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब जो स्ट्रक्चर बनाओगे वो स्ट्रक्चर होगा बेंजीन, फिर यहाँ CH2, फिर ये दूसरा बेंजीन,
फिर इसके करस्पॉन्डिंग एसिड के करस्पॉन्डिंग आपने बना दिया एसिड हैलाइड। फिर यहाँ पे आपसे बात कर रहा है कि AlCl3, तो कहीं ना कहीं सिस्टम के आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, एसिड हैलाइड है और रिएक्शन करा रहा है AlCl3 का। तो ये रिएक्शन होगा इंट्रामोलिकुलर फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन, और यहाँ से आपको HCl को बाहर निकालना है, और HCl को बाहर निकाल कर ओवरऑल अब यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड हो जाएगा एक ये फिनाइल, इस पर्टिकुलर के कॉरस्पॉन्डिंग इस रिंग का फॉर्मेशन, और रिंग के फॉर्मेशन के थ्रू इस कीटोन को यहाँ पे जोड़ देना, जो कि ओवरऑल टॉटमराइजेशन से जो ओवरऑल यहाँ के हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ भेज दें तो ओवरऑल टॉटमराइजेशन से जो कंपाउंड बनाएगा वो कंपाउंड कुछ ऐसा हो जाएगा, वो कंपाउंड ओवरऑल कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ के हाइड्रोजन को आपने यहाँ भेज दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया और ओवरऑल कर दिया OH। मतलब फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन के थ्रू आपने कीटोन तो बनाया ही बनाया, लेकिन एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन करने के लिए इसका टॉटमराइजेशन करा के आपने इसको कन्वर्ट कर दिया फिनॉलिक पार्ट में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंपाउंड बने उसके ऊपर CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो बेस अब इसके एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा और O नेगेटिव बना लेगा, और ये O नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल CH3Cl के कार्बन के ऊपर अटैक करके इस Cl को निकाल लेगा। तो वाया SN2 मैकेनिज्म इस पर्टिकुलर को हमें कन्वर्ट कर देना है ईथर में। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर पार्ट में कोई चेंज नहीं है, इससे पहले बना लिया, और बेस ने इसी के प्रोटॉन को खींचा और बना लिया O नेगेटिव, और इस O नेगेटिव ने CH3Cl के इस कार्बन के ऊपर अटैक करा दिया और अटैक करके आपने बना लिया OCH3। तो कहीं ना कहीं ईथर का फॉर्मेशन है। फिर आपसे कह रहा है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के ऊपर CH3Cl AlCl3 मतलब एरोमेटिक रिंग जो कि हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है उसके ऊपर फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन की बात कर रहा है। तो इस OH के प्लस M के कारण ये पोजीशन हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है। तो एंथ्रासीन में अगर हम पोजीशन के टर्म से बात करते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अगर यही नंबरिंग में इधर से करता, इधर से अगर यही नंबरिंग में अगर इधर से करता तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पोजीशन हो जाती 9। तो कहीं ना कहीं आपकी 9th और 10th पोजीशन हाईली रिएक्टिव होती है, तो जिसके कारण इसका पैरा पोजीशन 9th पोजीशन हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और इस पर्टिकुलर का CH3 के ऊपर अटैक होगा, और कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ जो कंपाउंड मिलेगा उस कंपाउंड में एंथ्रासीन SH आप बना लो, यहाँ OCH3 लगा दो, और इसी पैरा पोजीशन का CH3 के ऊपर अटैक करके ओवरऑल यहाँ पे CH3 लगा दो। तो ओवरऑल यहाँ जो मैंने बात किया हुआ है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन का किया हुआ है। यहाँ पे मैंने बात किया हुआ है फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन का। यहाँ जो मैंने बात किया हुआ है वो बात किया हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन का। यहाँ बात किया हुआ फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन का। यहाँ जो मैंने बात किया हुआ है वो बात किया हुआ SN2 रिएक्शन का। इस पर्टिकुलर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखते हैं कि जब आपने यहाँ थैलिक एसिड बना लिया और इसी थैलिक एसिड के ऊपर अमोनिया का रिएक्शन करा दिया, तो कहीं ना कहीं ये एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा और फिर वाटर को निकाल कर एसिड को अमाइड में कन्वर्ट कर देगा। और जब इस पर्टिकुलर के कॉरस्पॉन्डिंग आप अमाइड बनाओगे तो वो अमाइड आपका ओवरऑल कुछ ऐसा बन जाएगा, ओवरऑल कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इस अमाइड के ऊपर हीट करके अमोनिया को सिस्टम से बाहर निकालना है, तो यहीं से NH2 और ये H अमोनिया गैस के रूप में निकलकर इसी अमाइड को साइक्लिक अमाइड में कन्वर्ट कर देगा, और ओवरऑल अब जो कंपाउंड मिलेगी वो कंपाउंड कुछ ऐसा हो जाएगा, वो कंपाउंड कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंपाउंड बन रहा है उसके ऊपर KOH का रिएक्शन कराना है, तो कहीं ना कहीं KOH इस एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करके इसका पोटेशियम को सॉल्ट बना लेगा, और पोटेशियम के सॉल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो कंपाउंड बनाओगे वो होगा PHCOCO N, यहाँ निगेटिव और यहाँ बन जाएगा K प्लस।
अब नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और अटैक करके इस Cl को सिस्टम से निकाल लेता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ जो चीज़ बनाओगे वो पर्टिकुलर बन जाएगा फिनाइल COCON, यहाँ पे CH3 और ये CO। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इसके ऊपर हाइड्रोलिसिस कराना है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है और इसी पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करके OH H और यहाँ पे OH, तो एक कंपाउंड बन जाएगा अगेन थैलिक एसिड। एक कंपाउंड हो जाएगी थैलिक एसिड और जो दूसरा कंपाउंड होगा उसमें हो जाएगा CH3NH2। तो कहीं ना कहीं इस रिएक्शन के थ्रू आपने सीखा गैब्रियल थैलामाइड अमीन सिंथेसिस, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड के करस्पॉन्डिंग थैलामाइड, थैलामाइड के करस्पॉन्डिंग थैलीमाइड और थैलीमाइड के करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, और सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड का अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन SN2 और इसके करस्पॉन्डिंग आपने ये बना लिया और हाइड्रोलिसिस से प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन कर दिया। और इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को ओवरऑल बोलते हैं गैब्रियल थैलीमाइड अमीन सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड अमीन सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन के थ्रू आपने सीखा कि प्राइमरी अमीन कैसे बनाते हैं। तो प्राइमरी अमीन बनाने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि पहले थैलीमाइड का सॉल्ट बनाकर अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन करा दें, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस कर दें। यही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि यहाँ भी एक अल्काइल हैलाइड है और इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी अगर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और Cl को सिस्टम से बाहर निकालता है, तो यहाँ भी जो कंपाउंड बनेगा वो फिनाइल COCON और यहाँ पे CH2COOH ये बन जाएगा। और अगर इसकी भी हाइड्रोलिसिस कर दें, तो यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ OH हाइड्रोलिसिस कर दें, तो हाइड्रोलिसिस के करस्पॉन्डिंग यहाँ भी जो चीज़ें मिली, एक हो गया थैलिक एसिड, और जो दूसरा बना उसमें एक ही कार्बन पे एक साइड NH2 और दूसरी साइड COOH, एक ही कार्बन पे एक साइड NH2 और CH2COOH। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें एक ही कार्बन पे एसिड भी मौजूद हो, उसी कार्बन पे NH2 ग्रुप भी मौजूद हो, तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं अमीनो एसिड। तो इस मेथड के थ्रू आपने कहीं ना कहीं अमीनो एसिड का फॉर्मेशन सीखा। तो अगर यही पर्टिकुलर स्पेसिफिक इस मॉलिक्यूल को लूँ तो इस मॉलिक्यूल का कॉमन नेम है ग्लाइसिन। अगर आप चाहते हो कि ग्लाइसिन की जगह एलानीन बनाओ, तो इस पर्टिकुलर पे CH के साथ CH3 होगा। तो जब यहाँ CH3 लाना चाहते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ भी CH3 लेकर चले आओ और ले लो यहाँ पे ले लो Cl CH CH3 COOH। तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो अमीनो एसिड बनेगी वो अमीनो एसिड हो जाएगी एलानीन। तो कहीं ना कहीं गैब्रियल थैलामाइड अमीन सिंथेसिस से प्राइमरी अमीन भी बना सकते हैं, प्राइमरी अमीन अल्काइल अमीन भी बना सकते हैं, और साथ साथ कहीं ना कहीं आप अमीनो एसिड भी फॉर्म कर सकते हो। एक चीज़ जो दिमाग में रखना है वो मैंने ये बोला कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म है SN2, मतलब ये जो R पार्ट होना चाहिए वो R पार्ट आपका हमेशा अल्काइल होना चाहिए। अगर आपने इसमें एराइल हैलाइड लिया, मतलब बेंजीन के साथ Cl लिया और हेलो बेंजीन की बात किया, तो हेलो बेंजीन के ऊपर SN2 रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो गैब्रियल थैलामाइड अमीन सिंथेसिस एलिफेटिक अमीन बनाने के लिए ट्रीट करते हैं, ना कि सिस्टम में एरोमेटिक अमीन बनाना हो उसके इसमें इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में सोचें कि अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और बेस के साथ कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बात कर रहा है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, कि जब अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं बेसिक मीडियम में, व्हेन अमाइड इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इट गिव अमीन एज अ प्रोडक्ट एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो इसमें आपको अमाइड को अमीन्स में कन्वर्ट करते हुए ओवरऑल जो चीज़ें बनानी है वो बनाना है NH2 और यहाँ भी बन जाएगा NH2, मतलब अमाइड का कन्वर्जन आपने कर दिया अमीन्स में, और रिएक्शन को आपने बोल दिया ओवरऑल हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, आपने ले रखा है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन और ट्रीटमेंट करा रहे हो NaNO2 HCl। तो पहला ऑब्जर्वेशन कहता है डायरेक्ट कि डाइजेशन रिएक्शन हो रहा है,
कि व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इज ट्रीटेड विद NaNO2HCl इट गिव डाइजोनियम सॉल्ट एज अ प्रोडक्ट। तो केयरफुल रहना है कि जब ये ऑर्थो पोजीशन पे होगा और दो NH2 ऑर्थो पोजीशन पे होगा, तो जो ही आपका एक NH2 डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा तो दूसरा NH2 एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देता है और इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ देता है। और तोड़ने के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ जो चीज़ें मिल जाती है वो हो जाएगा N डबल बॉन्ड N और ये बन जाएगा NH और ये पर्टिकुलर पार्ट। तो कहीं ना कहीं इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ये थी कि कभी भी अगर ऑर्थो पोजीशन पे दो NH2 ग्रुप्स हों और उसके रिएक्शन करा रहा है NaNO2HCl के साथ, तो दोनों NH2 को N2Cl में कन्वर्ट नहीं करना है। एक जो ही N2Cl में कन्वर्जन होगा तो दूसरा NH2 एज अ न्यूक्लियोफाइल इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करके साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। और साइक्लिक कंपाउंड इसलिए बनेगा क्योंकि ये पर्टिकुलर पार्ट भी एरोमेटिक है और ये पर्टिकुलर पार्ट भी एरोमेटिक है। और सिस्टम स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक नाइट्रोजन को न्यूक्लियोफाइल का काम कराता है और अटैक करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें और इस रिएक्शन में केयरफुल रहें कि जब भी क्वेश्चन कह रहा है ऑर्थोजाइलिन, तो ऑर्थोजाइलिन का एक स्ट्रक्चर बेंजीन के कॉरस्पॉन्डिंग ये भी हो सकता है और ऑर्थोजाइलिन का दूसरा स्ट्रक्चर बेंजीन के कॉरस्पॉन्डिंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर ऑर्थोजाइलिन के ऊपर ओजोनालिसिस कराना है, तो पहला ऑब्जर्वेशन कहता है कि अगर मैं ये स्ट्रक्चर को लेकर चलूँ और इसके ऊपर ओजोनालिसिस करा दूँ तो तीनों डबल बॉन्ड की जब हम ब्रेकिंग करेंगे तो एक हमें मिलेगा CHO CO CH3। इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3। तो जिसकी बात कर रहा है वो बात कर रहा है आपका इस कंपाउंड का कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ले लोगे HCO CO CH3। अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग चलता हूँ तो यहाँ भी जो चीज़ें मिलेंगी वो होगा CH3 CO और यहाँ पे CHO। और इसको ब्रेक करता हूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा CHO और यहाँ पे CHO। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? केवल 2। तो यहाँ पर बना लोगे HCO COH। तो अगर आपने केवल ये स्ट्रक्चर लिया ऑर्थोजाइलिन का और इसके ऊपर ओजोनालिसिस कराई तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग केवल ये दोनों स्ट्रक्चर मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इसके साथ साथ ये स्ट्रक्चर भी लिया और इसके ऊपर ओजोनालिसिस कराते हैं, इसके ऊपर ओजोनालिसिस कराते हैं, तो यहाँ से जो ओजोनालिसिस का प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये बनेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ओजोनालिसिस का प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट आपका यही मिलेगा। लेकिन ध्यान से देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट मिला वो हो गया CH3 CO CO CH3। तो यहाँ पे एक नया कंपाउंड मिला CH3 CO CO CH3 जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। तो इसी को डिफ्रेंशिएट करना था कि ऑर्थोजाइलिन का ये स्ट्रक्चर भी लेकर क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्थोजाइलिन का ये स्ट्रक्चर लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है और इन दोनों के मिक्सिंग से भी कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन्हीं के मिक्सिंग से हमने क्वेश्चन बनाया कि ऑर्थोजाइलिन के ऊपर अगर हम ओजोनालिसिस कराते हैं तो उस केस में ये स्ट्रक्चर भी हमें लेके चलना है और साथ साथ इस स्ट्रक्चर को भी लेके चलना है और दोनों स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से हमें ओवरऑल 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। अब हमने कह रखा है कि जो ये कंपाउंड मिला इसके ऊपर OH नेगेटिव का ट्रीटमेंट है, मतलब इधर भी एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इधर भी एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रिएक्शन की बात कर रहा है वो रिएक्शन की बात कर रहा है कैनिज़ारो और साथ साथ इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो। तो उसके केस में बेस OH नेगेटिव, अब यहाँ पे जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक करता है और इस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो ब्रेकिंग के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ जो चीज़ें मिल जाएंगी वो हो जाएगा HCO CO नेगेटिव H और यहाँ पे हो जाएगा OH। फिर ये जब शिफ्ट होगा तो हाइड्राइड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है और इस पर्टिकुलर बॉन्ड को हम ब्रेक कर देते हैं और ब्रेकिंग के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ जो चीज़ें मिल जाएगी HCO नेगेटिव HCO और यहाँ बन जाएगा OH। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये इस प्रोटॉन को ले लेगा और फाइनली आपको मिल जाएगा CH2OH और CO नेगेटिव। मतलब कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एल्डिहाइड का आपने कर रखा है रिडक्शन और एक पर्टिकुलर एल्डिहाइड का आपने कर रखा है ऑक्सीडेशन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन यही कहता है कि एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विथ बेस अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन टू गिव salt of carboxylic acid as well as alcohol और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैनिज़ारो रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन कराया उस क्वेश्चन में इंट्रामोलिकुलर
कैनिजारो रिएक्शन के थ्रू आपने ओवरऑल प्रोडक्ट बना दिया, ये बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास सल्फर हाइड्रोजन नहीं है और एक ऐसा कीटोन है जिसके पास सल्फर हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको मिक्स करने की कोशिश की गई है कि क्या आप एल्डोल सोचोगे या कैनिजारो सोचोगे। तो एल्डोल की मैकेनिज्म में ये एज अ बेस प्रोटॉन को खींचता है और कैनिजारो के मैकेनिज्म में ये एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल के ऊपर अटैक करता है। और आपको मालूम है कि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक, तो इसीलिए ये एज अ बेस ट्रीट ना करके ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस अल्फा हाइड्रोजन को खींचता है, कार्बन आयन बनाता है और ये कार्बन आयन इसके ऊपर अटैक करके इस पार्ट को तोड़ देता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो यहाँ पे जो चीज़ें बनेंगी वो हो जाएगा CO, जिसमें आपने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है और इसी कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दिया, इसी कार्बन को लाकर इस कार्बन से जोड़ दिया, जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा O नेगेटिव और फिर प्रोटॉन को लेने के बाद यही बन जाए आपका OH। तो कॉरस्पॉन्डिंग इधर से चलें तो 0 अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स का फॉर्मेशन है और जब इस पर्टिकुलर हीट कर देंगे तो फाइनली यहीं से वाटर मॉलिक्यूल निकलकर और आपका ओवरऑल जो 28 बनेगा वो 28 एक एरोमेटिक कंपाउंड इसका फॉर्मेशन कर देगा। इसी को अगर इधर देखते हैं तो कह रहा है कि कंपाउंड में 4 कार्बन है और इसका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं बेस के द्वारा। तो यहाँ भी इंट्रामोलिकुलर, यहाँ भी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन करते हुए इस पर्टिकुलर वाटर को सिस्टम से निकाल दो और वाटर को सिस्टम से निकालने के बाद ओवरऑल यहाँ भी जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कहीं ना कहीं आपका ऐसा बन जाएगा। फिर कह रहा है कि इस कंपाउंड के ऊपर हाइड्रोजन निकल हाई टेम्परेचर पे हीट करना है। तो इस पर्टिकुलर में कहीं ना कहीं आपका रिडक्शन की बात कर रहा है कि कीटोन को अगर हम रिड्यूस कर दें तो कीटोन की रिडक्शन से ओवरऑल हमें अल्कोहल मिल जाएगा और अल्कीन के रिडक्शन से ओवरऑल हमें अल्केन मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल बॉन्ड्स को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा है। और नया कह रहा है कि जो कंपाउंड में है उसके ऊपर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन की बात कर रहा है और डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म होती है E1 और E1 रिएक्शन में पहले इसको वाटर के रूप में निकाल कर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना है। तो अगर आपने कार्बोकेटायन बनाया, ध्यान से देखिए, अगर आपने कार्बोकेटायन बनाया तो 3 मेंबर्ड रिंग जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस पॉजिटिव को यहाँ लाने के लिए इस पर्टिकुलर कार्बन कार्बन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को नीचे शिफ्ट करो और फिर ये निगेटिव पार्ट को इस पॉजिटिव से लाकर जोड़ दो। तो कहीं ना कहीं आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा, जो कार्बोकेटायन बनेगा, वो कार्बोकेटायन कुछ ऐसा बन जाएगा। और फिर यहाँ से प्रोटॉन को निकाल कर जो ओवरऑल अल्कीन बनाओगे वो अल्कीन आपका कंजुगेटेड अल्कीन्स बन जाएगा। तो ओवरऑल आपने ब्यूटाडाइन का इसके थ्रू फॉर्मेशन सीख लिया। तो इस सॉल्व द मंथ में मैंने कोशिश किया हुआ है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देखें, इसके थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देखें, इसके थ्रू कहीं ना कहीं आप ऑक्सीडेशन को भी देखें, इसके थ्रू कहीं ना कहीं आप एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन देखें, फिर एक अच्छा सा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू फिनोफ्थलीन का फॉर्मेशन सीखें, फिर इंटरमोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के थ्रू ये बनाएं, फिर क्लेवेंसन रिडक्शन के थ्रू ये बनाएं, फिर एसिड का एसिड हैलाइड में कन्वर्जन देखें, फिर इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फिर एसाइलेशन के बाद टॉटमराइजेशन के थ्रू कीटोन्स का फिनॉल में कन्वर्जन देखें, फिर इसके बाद SN2 रिएक्शन से अल्कोहल का ईथर में फॉर्मेशन देखें, फिर उसके बाद फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के थ्रू कहीं ना कहीं आप अल्काइल ग्रुप को जोड़ना सीखें। यहाँ पर हमने कोशिश किया हुआ है कि एसिड को अमाइड में कन्वर्ट करें, अमाइड को साइक्लिक अमाइड में कन्वर्ट करें और साइक्लिक अमाइड को उसका सॉल्ट बनाएं, फिर SN2 रिएक्शन के थ्रू आप कहीं ना कहीं अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनाएं, फिर हाइड्रोलिसिस से उसको प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन कर दें। मतलब गैब्रियल थैलामाइड अमीन सिंथेसिस की बात यहाँ पे की गई है। तो गैब्रियल थैलामाइड अमीन सिंथेसिस में प्राइमरी एलिफेटिक अमीन का फॉर्मेशन होता है और इसी के एप्लीकेशन के थ्रू कहीं ना कहीं हम अमीनो एसिड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके थ्रू हमने कोशिश किया कि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए कि ऑर्थोजाइलिन अगर लेकर चलते हैं या बेंजीन लेकर चलते हैं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। तो ऑर्थोजाइलिन अगर बोला जाए तो आपको ये स्ट्रक्चर भी पकड़ना है, साथ में आपको ये स्ट्रक्चर भी पकड़ना है और दोनों स्ट्रक्चर को लेते हुए अगर हम ओजोनालिसिस कराते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको 3 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे और तीनों स्ट्रक्चर्स के ऊपर OH निगेटिव का अटैक कराते हैं। तो एक केस में कैनिजारो रिएक्शन
इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, एक केस में एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरे केस में भी एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू इसका हमने कराया रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद हमने कॉन्जुगेटेड सिस्टम का फॉर्मेशन किया है। तो फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर की मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ऑर्गेनिक में एडवांस लेवल पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कहीं ना कहीं वो चैप्टर की मिक्सिंग से ही क्वेश्चन पूछता है। तो ऑर्गेनिक में हर नेम रिएक्शन पे पूरी तरह से फोकस करिए, पूरी तरह से उसको दिमाग में बैठाइए, और एक बार अगर नेम रिएक्शन क्लियर हो गया, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्लियर हो गई, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है।